Hi friends, I welcome you all to today's session for the upcoming UPSC, APSC and EO 2023 examination. तो अकाउंटेंसी के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी डन विद 8 पार्ट्स 80 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं एंड आई होप आपका जो कॉन्फिडेंस है इट इज डेफिनेटली इंप्रूविंग इन दिस सब्जेक्ट. सो आइए आज फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेशन को भी स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अकाउंटेंसी इन दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन. So friends, in the EPFO EO AO 2021 examination, 116 selections were from EduTap and we are again ready for the upcoming APFC and EO AO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. So let's start with the homework question. तो होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन मिला था इट वाज कि नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट इशूड. तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ क्रेडिट नोट और सेल रिटर्न को डिस्कस किया था एंड डेबिट नोट एंड परचेज रिटर्न आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. इफ यू हैव परचेज समथिंग एंड यू आर रिटर्निंग इट तो आपका जो सप्लायर है उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे. अर्लियर यू वुड हैव क्रेडिटेड इट, आपने उसे अपना क्रेडिटर बनाया होगा एंड नाउ यू आर गोइंग टू रिवर्स द क्रेडिट बाय इशूइंग अ डेबिट नोट. So debit note is issued in the case of a purchase return. तो correct answer option number D यहाँ पे बनेगा. Coming to the next question, both cash and credit transactions are recorded on the basis of which concept? So my dear friends, you have to remember कि in accounting we have different sorts of concepts and all of these they are very important. Okay. First is accounting period concept, going concern, business entity or accrual concept. So if you remember, अकाउंटिंग के अंदर हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड करते हैं. वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस जब वो यहाँ पे ड्यू हो जाती हैं. जरूरी नहीं है कि आपकी कैश की पेमेंट हो गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपने मुझे मोबाइल फोन सेल किया है, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज अ सेल इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड बाय मी और नॉट. ओके, तो ट्रांजैक्शंस दे आर रिकॉर्डेड ऑन अ ड्यू बेसिस. जरूरी नहीं है कि कैश का सेटलमेंट हो गया हो. And this is because of this accrual concept. This is because of the accrual concept. We are recording all the transactions, cash भी और credit भी. तो correct answer option number D यहाँ पे इस क्वेश्चन का बनेगा. तो I hope आपको accrual basis of accounting यहाँ पे clear है. According to this basis, revenues and expenses are recorded in the period in which they occur, regardless of whether cash payment or settlement is done. Now let's come to the next question. And this question is, which of the following transactions will improve the current ratio? Okay, the current ratio, it is given as current assets divided by current liabilities. And to answer this question, it's better that we assume some figures of current asset and current liability. So let's assume our current assets are 2 lakh and current liabilities they are 1 lakh. Okay, and now let's try to solve this one. Purchase of goods for cash. तो let's suppose आपने goods खरीदे cash के 10,000 rupees के आपने goods खरीदे, उसके बदले cash दिया. Your goods are going to increase by 10,000 and your cash is going to reduce by 10,000. So ultimately your current assets are going to remain the same and current ratio भी same ही रहेगा. Payment to the trade payable. So let's suppose आपके trade payable थे 10,000 के, वो आपने पे कर दिए. तो आपके पास करंट एसेट्स तो 2 लाख ही रहे, बट ट्रेड पेबल अब 1 लाख में से 10,000 कम हो गया, तो आपकी करंट लायबिलिटी 90,000 रह गई. तो ये 90,000 रह गई, तो दिस रेशो इज गोइंग टू इंप्रूव. ये रेशो आपका जो है 2.2 तक पहुंच जाएगा. दिस रेशो इज गोइंग टू इंप्रूव. तो 2 से ये आपका रेशो 2:1 से ये रेशो आपका 2.2:1 हो गया. सो ऑप्शन नंबर बी में रेशो इंप्रूव हो रहा है. आगे है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. तो आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो इस केस के अंदर आपका एक करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा और एक करंट एसेट इंप्रूव होगा, एक करंट एसेट इंक्रीज होगा. तो लेट्स सपोज आपने 10,000 के गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, तो पहले आपका 2 लाख था. ओके, अब आपने 10,000 के गुड्स खरीदे और आपने एक क्रेडिटर भी इंक्रीज कर लिया 10,000 से. तो नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000. तो ये रेशो आपका 2 से नीचे चला जाएगा, 1.9 ये कुछ रेशो हो जाएगा. तो रेशो इज गोइंग टू डिक्लाइन. नेक्स्ट इज कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल. तो आपके ट्रेड रिसीवेबल कम होंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट कैश. सो अल्टीमेटली योर करंट एसेट्स आर गोइंग टू रिमेन सेम, नेट इफेक्ट इज गोइंग टू सेम. तो करंट रेशो के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. So only thing that is going to improve the current ratio is the payment to the trade payables or payment to creditors, because it is going to reduce the current liability without any corresponding effect on the current assets. So option A, B is going to be the correct answer. So I hope you are able to answer this one correctly. Option B is the correct answer of this question. Now we have the next question.
Which of the transaction will not be regarded as a cash flow? Okay. Options are sale of plant and machinery, issue of shares, redemption of preference shares, cash deposited in bank account. Okay, तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. So let's suppose at the beginning of the year, my cash it was 1 lakh and in the bank I had rupees 50,000, and at the end of the year I had 1,50,000 in cash and again 1 lakh in my bank. Okay, तो मैं यहाँ पे जो कैश फ्लो देखूंगा, आई एम गोइंग टू टेक अ लुक एट बोथ ऑफ दीज. कैश को भी देखूंगा, बैंक को भी देखूंगा. 1,50,000 से ये बढ़ के मेरा 2,50,000 हो गया. तो आई हैव अ कैश इनफ्लो ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर. इसको मैं एनालाइज करूंगा कि हाउ मच इट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो जब भी मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूं, मैं कैश और बैंक दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूं. तो अगर मैं कुछ कैश यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करा देता हूं, लेट्स सपोज मेरा 1,50,000 का कैश था, इसमें से मैं 25,000 कैश बैंक में डिपॉजिट करा देता, तो ये 125 रह जाता और बैंक मेरा बढ़ के 125 हो जाता. तो ओवरऑल माई बैलेंस वुड हैव रिमेन्ड 2,50,000 ओनली. तो अगर मैं कैश को बैंक में डिपॉजिट करा रहा हूं, माई ओवरऑल कैश इज गेटिंग सेम, तो मेरा यहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है. पहले भी 2,50,000 था, अब भी 2,50,000 ही है. This transaction of depositing cash in the bank or maybe withdrawing cash from the bank is not going to be considered as a cash flow. But अगर आप कोई मशीनरी बेच रहे हैं, आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम या रीपे कर रहे हैं, they are all going to involve the flow of cash. So correct answer should be option number D. So I hope you are able to understand this concept. Correct answer becomes option number D. Coming to the next question. Property, plant and equipment are conventionally presented in the Balance Sheet Act. So this property, plant and equipment, this is basically your fixed assets. Okay, accounting standard 10, it refers to fixed assets as property, plant and equipment, PPE. Now these assets, they are presented in the balance sheet at what value? This is what is being asked in this question. Replacement cost less depreciation, historical cost less salvage value, historical cost less depreciation portion thereof, original cost adjusted for general price level changes. तो जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, हम उन्हें कैसे शो करते हैं? वी रिकॉर्ड देम एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट. अपने 1 लाख का कोई एसेट खरीदा और आप उसमें से डेप्रीसिएशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे 10,000 इसकी डेप्रीसिएशन है, तो आप उसे 90,000 पे अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे. तो आपकी कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन पे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को प्रेजेंट करते हैं. सैल्वेज वैल्यू नहीं आता, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी यहां पे नहीं आता, हम ये नहीं देखते कि कितने पे रिप्लेस हो सकता है, और प्राइस लेवल चेंजेस की एडजस्टमेंट्स भी हम यहां पे नहीं करते हैं. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. तो आई होप आपको समझ में आया कि हमारे फिक्स एसेट्स को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following items is considered as revenue expenditure? So we have capital expenditure and we have revenue expenditure, and we are being asked कि इनमें से कौन सा आपकी revenue expenditure की कैटेगरी में आएगा. तो you must be aware कि capital expenditure और revenue expenditure का distinction क्या होता है. Capital expenditure, they are all those expenditures which involve a substantial amount, जिसका benefit आपको future years में भी मिलने वाला है. तो आप कुछ expansion कर रहे हैं बिल्डिंग का, आप कुछ मशीनरी को एनहांस कर रहे हैं, they are going to give you benefit for future periods. This is a capital expenditure. But if you are doing routine transactions, you are making salary payment, you are making rent payment, just whitewashing the building, just spending on some normal repair and maintenance of the machinery, these are all going to be revenue nature expenditure. Now options are expenditure by way of maintenance for increased productivity. So if you are spending some money which is going to improve your productivity, your machine, it was earlier able to manufacture 10,000 units, now it can manufacture 20,000 units. Now this is equivalent to buying a new machine. So this is going to be a capital expenditure. ये आपका capital expenditure होगा because this is going to give you benefit for all the future periods to come. Repair of a car engine for enhancement of the operational life. तो आपने इंजन का रिपेयर इस तरीके से कराया कि its life has increased. So again it is going to give you benefit for a longer life, longer period, again a capital expenditure. Complete overhaul of a machine spending around 22% of its value. तो आपने अपनी मशीनरी का पूरा जो है, पूरा का पूरा उसको ओवरहॉल करा दिया, पूरा का पूरा उसे नया जैसा बना दिया,
काफी ज्यादा अमाउंट भी आपने उसमें स्पेंड कर दिया. So you would have increased the life of the machinery by doing this overhauling. So this can be a capital expenditure. Let's read the next option. It is changing a small component of a machine to maintain its operational efficiency. तो आपने अपनी मशीन का एक कंपोनेंट चेंज किया एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए. तो कोई भी मशीन है, और आप जानते हैं अगर आपने 3 इडियट्स देखे तो ये पेन भी एक मशीन ही है. लेट्स सपोज आपने पेन का कैप चेंज किया, पेन का रिफिल चेंज किया टू मेंटेन इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, देन it's just a normal routine nature thing. It's not going to be a very huge, very big expenditure. So एक small component change करना, it's not a big thing. It is just going to maintain the operational efficiency of the pen. Pen आपका काम करता रहेगा, लिखता रहेगा. This is going to be a revenue expenditure and not the capital expenditure. So answer should be option number D. So I hope मैं आपको समझा पाया revenue और capital expenditure का distinction. Answer becomes option D. And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. Now we have the next question. Preparation of trial balance helps mainly in. Options are summarizing the business transactions, verifying that gap has been observed, your accounting principles have been observed, finalizing the sources and uses of funds statement, locating errors if any in the books of accounts. Okay, so trial balance जो हम बनाते हैं, the main purpose of preparing a trial balance हम बनाते हैं, we record all the ledger balances, we record all the account balances in the trial balance, and if the debit and credit they are equal, then it is going to mean कि हमारे accounts they are arithmetically correct. So mainly the purpose has to be to locate errors in the books of accounts. तो हालांकि I totally appreciate अगर आपको लग रहा है कि सर ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रायल बैलेंस से सभी चीजें जुड़ी हुई हैं, all the options are related. But the question is asking mainly किस चीज में हेल्प करता है? तो mainly it is helping in locating errors if any in the books of accounts. So correct answer has to be option number D. So I hope I was able to answer this particular question. आपको समझ में भी आया? Option number D जो है correct answer बनेगा यहाँ पे. Objectives of the trial balance, you should all know these are the objectives, क्योंकि trial balance पे almost हर competitive examination में basic question हमें देखने को मिल जाता है. Now moving on to the next question. When stock is valued at cost in one accounting period and at lower of cost and net realizable value in another accounting period, so which accounting principle is conflicting with another accounting principle? So my dear friends, if you remember, we have this one principle which is the conservatism or prudence principle. This prudence principle, accountants are very prudent or conservative people. So वो ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं दिखाना चाहते, अगर कोई लॉसेस है तो उसका प्रोविजन आज ही बना लेते हैं. तो अगर ऐसे अकाउंटेंट को, इफ यू आस्क दिस काइंड ऑफ अकाउंटेंट कि यू हैव टू वैल्यू द कॉस्ट, यू हैव टू वैल्यू द स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू क्या लेना चाहिए? कॉस्ट ले या हमारा मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले? So what he is going to say? He is going to say कि जो कम है वो ले लो. I won't be anticipating any profits on the stock till it is sold. So I will only say, accountant will say कि वे कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो कम है, whichever is less, take that particular thing. Okay, तो यहाँ पे प्रूडेंस प्रिंसिपल हमारा ये चीज हमें बोलता है. बट साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव दिस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल विच सेज कि आप जो चीज एक बार कर रहे हो, एक साल में जैसे आपने किया वैसे ही नेक्स्ट ईयर में भी आपको करना चाहिए. तो अगर आप एक साल में स्टॉक को वैल्यू कर रहे हो कॉस्ट पे और नेक्स्ट ईयर में वैल्यू कर रहे हो उसे लेट्स सपोज एनआरवी पे या फिर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, तो यहाँ पे आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल आपने कहीं ना कहीं फॉलो किया कि जो काम है मैं उस पर अडॉप्ट कर लेता हूं, उसे फॉलो कर लेता हूं. बट अगर आप हर एक साल में वैल्यू चेंज कर लेंगे, किसी साल कॉस्ट कर ली, किसी साल नेट रियलाइजेबल वैल्यू कर ली, so your consistency principle is going to be violated or conflicted with this prudence principle. तो यहाँ पे आपका prudence principle और consistency principle they are conflicting with each other. So I hope I was able to answer this one satisfactorily. So answer to this question has to be option number A. So as discussed, option A is the correct answer. Now moving on to the next question, we are given this information. Now this is a previous year question as well. Rate of gross profit is 25% on the cost of goods sold and sales is 20 lakh. We are asked to calculate the amount of the gross profit. Okay, तो आपका gross profit आपको पता है your sales minus purchases, or I can say the better term to use it, sales minus cost of these sales, cost of the goods sold is going to give me my gross profit. Okay, so I am given कि मेरा जो sales है ना
इट इज 20 लाख, सेल्स मेरा 20 लाख है और मुझे पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है इट इज 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अगर मैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को x मानता हूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 0.25x। तो आप x को सॉल्व कर लेंगे, अगर आप x को सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दिस वुड कम आउट टू 16 लाख, ओके। एंड आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है इट वुड कम आउट टू इसका 25% यानी कि 4 लाख। तो आपका 4 लाख आंसर बनेगा। एक जो मैथमेटिक्स को ज्यादा समझते हैं, जो रेशियो प्रोपोर्शन को ज्यादा समझते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 25% ऑफ द कॉस्ट है तो 20% ऑफ द सेल हो जाएगा, और आप डायरेक्टली 20% भी कर सकते थे 20 लाख का। ऑप्शन डी आंसर वैसे भी आ जाएगा। सो गाइस, ईदर वे करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट कैश फ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा? Cash purchase of plant and machinery, interest paid on debenture, cash repayment of the amount borrowed, dividend paid on equity and preference capital. Okay, now option number B, C and D, they are clearly related to the financing of the business. आप अपने business को finance कर रहे हैं, you're talking about the sources, or you are making interest or dividend payment on these. So they are going to be financing activity, but machinery and plant अगर आप purchase कर रहे हैं, this is an investment in the business and this is going to be classified as an investing activity. तो correct answer I hope आपको पता चल चुका है. The correct answer is option number A. So now moving on to the next question, और ये question is आपके लिए homework रहने वाला है, and this question is dash is based on the theory that all accounting transactions of a business should be divided into equal time periods. Now this is this question, आपको यहाँ पे accounting concept जो है उसे पहचानना है, पकड़ना है. Options are accounting period concept, going concern concept, business entity concept and accrual concept. आपके जो answer है you have to mention in the comment box and I'll give you the answer in the next particular session. So my dear friends, if you are preparing for the upcoming UPSC EPFO examination, we have different courses. Aim is your success. If you want to know more about our courses, you can call us, visit our website or mail at hello@edutab.co.in. Thank you and happy learning.